अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। नया दौर की जो वेबसाइट है thefridaytimes.com, उसके ऊपर हमने इस हफ्ते में जितने भी आर्टिकल्स और न्यूज़ आपके लिए पब्लिश किए उनकी ये एक समरी इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। और आपको पता है कि हम न्यूज़ वो कवर करते हैं अपने हर चैनल के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कवर नहीं करता या उसको सेंसर किया जाता है उस न्यूज़ को। तो fridaytimes.com पे इस हफ्ते जो न्यूज़ और आर्टिकल्स हमने पब्लिश किए उसको एक दफा देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम खबरों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट जमा कराई गई इस्लामाबाद में जो आईजी पुलिस है उनकी तरफ से भी, और जो आईएसआई और आईबी की तरफ से भी, जो लॉन्ग मार्च के अंदर जो फसाद और केओस क्रिएट हुआ था उसके बारे में, तो उसमें जो है वो इमरान खान को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। कल हमने एक पब्लिश की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आई है, आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट प्रेजेंट किया, उसके अंदर के जो आईएसआई और आईबी की रिपोर्ट है उसमें यह है कि इमरान खान गिल्टी थे। जो वहाँ पे हुआ, अनरेस्ट हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई को इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद जैसे इमरान खान कह रहे थे कि टी चौक पहुंचे, अपने कारकुनों को कह रहे थे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने टी चौक जाने से मना किया था उनको और उनको H9 में जाने का कहा था, उसके बावजूद वो डिफाई करते रहे कोर्ट्स के ऑर्डर्स को। उसके अलावा आईबी की रिपोर्ट के अलावा जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है, आईजी ने भी अपनी जो स्टेटमेंट दिया आईजी इस्लामाबाद ने, उन्होंने भी ये कहा है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो उकसा रहे थे अपने कारकुनान को कि वो टी चौक पहुंचे, उनके कहने से ये हुआ, इसलिए वो इन्वॉल्व हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट्स तलब की थी आईबी से, आईएसआई से, आईजी इस्लामाबाद से कि वो बताएं इसके ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई कार्रवाई का ऐलान नहीं किया था इमरान खान के खिलाफ। लेकिन ये रिपोर्ट्स जो है ये बताती हैं कि शायद अब क्या सुप्रीम कोर्ट नजरसानी करेगी अपने फैसले पे, क्योंकि उन्होंने तो इमरान खान को एक तरह से क्लीन चिट दे दी थी कि लॉन्ग मार्च के अंदर वायलेंस और केओस में उनका कोई हाथ नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये काफी जो है आई ओपनिंग है और इनसे पता चलता है कि इमरान खान को आप इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते। वो बिल्कुल कसूरवार थे इस पूरे सिलसिले के अंदर। सिविल सर्विस के अंदर जो भी कोई आएगा, अपॉइंटमेंट होगी नई या ट्रांसफर होगी, उसको जो है वेट किया जाएगा आईएसआई की तरफ से, और आईएसआई वाले जो हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो बंदा जो भी अपॉइंट हो रहा है, कोई ब्यूरोक्रेट है नया आया है, उसको जो है वो अच्छी तरह से उसकी तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेशन करें कि वो बंदा सही है या नहीं, और वो आईएसआई डिसाइड करी होगी। तो इसके ऊपर मरियम नवाज ने ये खबर हमने की है, मरियम नवाज ने डिफेंड किया है पीएमएलएन के इस फैसले को काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ये वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसकी तो काफी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करती है ये बात कि वो आईएसआई से वेट करवा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स जो कि सिविल सर्वेंट्स नए आएंगे। तो आईएसआई को तो ये पावर किस तरह से दी जाएगी, ये तो एक तरह से सिविलियन अथॉरिटी जो है उसको अंडरमाइन करने वाली बात है। लेकिन मरियम नवाज जो है, उनसे जब किसी सहाफी ने, मतीउल्लाह जान साहब ने उनसे ये सवाल किया कि आपका इस पे क्या रिएक्शन है प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले पे, उन्होंने उसका दिफा किया। तो ये एक थोड़ी अनयूजुअल बात है कि आपने अपना जो नैरेटिव है पीएमएलएन का सिविलियन सुप्रीमेसी वाला, उसके खिलाफ एक बात जाती है, और उसको जो है मरियम नवाज ने भी, जो कि सबसे ज्यादा वोट को इज्जत दो वाले बयानिए की नवाज शरीफ के साथ उसकी जो है चैंपियन समझी जाती है पार्टी के अंदर, उन्होंने भी इसका जो है वो दिफा किया इंस्टेड ऑफ डिस्टेंसिंग हरसेल्फ फ्रॉम इट। आगे चलते हैं। एक और खबर है, कुछ दिन पहले जो है वो एक्स आर्मी ऑफिसर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई की हमायत में। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई के साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई है और फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इलेक्शन का अजीबो गरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अनएक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि ये इतना खुल के सामने आ जाएंगे। वैसे इमरान खान साहब तो कर रहे थे कि एक्स सर्विसमैन उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये आप स्टोरी देख सकते हैं, उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात का इजहार ओपन नहीं किया, बल्कि थ्रेटन भी किया। एक एक्स आर्मी ऑफिसर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ यासीन जो हैं, उन्होंने आज़ाद सैयद जो सहाफ़ी हैं उनको थ्रेटन किया, बाकायदा उनको डेथ थ्रेट्स दिए। वो उनसे सिर्फ सवाल कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आपने सहाफ़ियों को सवाल क्यों नहीं करने दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। वो वहाँ पे सहाफ़ियों को इजाज़त भी नहीं थी कि वो क्वेश्चन भी कर सकें। वो फौजी जो साबिक फौजी अफसरान थे वो अपनी बात करके और ये डिक्टेट करा के कि आर्मी चीफ ने तो उनको कहा था कि इलेक्शंस होंगे, तो अब वो इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की क्या है इसके ऊपर, और तनकीद करके हमारी रियासत के ऊपर, तो वो चले गए। और सहाफ़ियों को उन्होंने जो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, एजाज सैयद को धमकी भी थी कत्ल की। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, और इससे पता चलता है कि उनकी सेल्फ इंटाइटलमेंट कितनी ज़्यादा है कि वो कह रहे हैं कि हम अपनी बात बस करेंगे, कोई सवाल हमसे नहीं कर सकता। ना वो आइन को कुछ समझते हैं, ना वो जमहूरियत को कुछ समझते हैं, ना वो समझते हैं कि कोई उनसे सवाल कर सकता है। तो ये आलम है इसका कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है वो किस तरह ये समझते हैं कि उनकी पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं पीटीआई,
کو کیوں نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ان کو کیوں نہیں سپورٹ کیا جا رہا. تو یہ بہت ہم کو پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں ان کی طرف سے ایک دھمکی سامنے آئی جو کہ بہت افسوس. انہوں نے کہا کہ میں خود کش حملہ کر دوں گا, ہم کر دیں گے اگر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا. عمران خان کو اریسٹ کرنے کی, گرفتار کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس انٹیریئر منسٹر نے دی جن سے یہ سجیسٹ وہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جائے گا اگر وہ اور دوبارہ سے لانگ مارچ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کا ریئیکشن آیا تھا. تو یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس طرح یہ کہا کہ ہم خود کچھ دھماکہ کر دیں گے, سیوسائڈ اٹیک کر دیں گے اگر ان کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ اب انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, کلیئر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. ویڈیو بھی اس کی موجود ہے, یہ نہیں کہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گیا ان کا یا کسی نے لیک کر دی یا وہ انہوں نے ڈینائی کر دیا. یہ ان کی ویڈیو موجود ہے, اس میں شاید بعد میں کوئی کلیریفیکیشن بھی دی تھی, لیکن ریکارڈ کے اوپر ہے جو انہوں نے کہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو کیا نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ اتنی کلیئر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. جب وہ نوٹس لیتے ہیں کہ حکومت نے ایکشن کیوں لیا, پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پہ کریک ڈاؤن کیوں کیا, تو پھر کیا اس کے خلاف بھی ایکشن لینا بنتا نہیں ہے کہ اس طرح سے انتشار پھیلایا جا رہا ہے خود کچھ دھماکہ. تو یہ تو دہشت گردی والی, دہشت گردوں کی زبان ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. تو اس سے خلاف بھی بالکل ایکشن لیا جانا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا تو وہ پھر ڈبل اسٹینڈرڈز ہوتے. آگے چلتے ہیں. ایک افسوسناک خبر اسلام آباد سے ہے. ایک سویڈش خاتون تھی جو یو این کے ساتھ کام کری تھی اسلام آباد میں, ان کو جو ہے ریپ کیا گیا ایک ان کے پاکستانی گارڈ کی طرف سے. اس کی ایف آئی آر درج ہوئی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں. بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور پاکستان میں جو ہے ہم تو بہت کہتے ہیں کہ ہم تو بہت مہمان نواز ہیں, اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو ہم بہت ایک طرح سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور یہ تو بہت ایک بری مثال قائم ہوئی ہے. ایک تو ویسے ہی سیکشل ابیوز کسی کے ساتھ بھی ہو بہت ہی غلط بات ہے, لیکن یہ ایک خاتون جو یہاں پہ رہ رہی تھی, ایک فارنر اسلام آباد کے اندر یو این کے ساتھ کام کری تھی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے. بہت افسوسناک ہے, اس کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اسلام آباد پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ سیکشل ابیوز کے اور اس طرح سیکشل وائلنس کے کیسز بہت زیادہ اسلام آباد میں ہوئے. خواتین کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ شہر بہت زیادہ, ویسے تو ہر شہری کسی کو بھی ہم سیف نہیں کہہ سکتے کہ وہ خواتین کے لیے سیف ہے, لیکن اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. آخر میں ایک اچھی خبر ہے اور بہت ہی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ریفریشنگ وہ نیوز آئٹم ہے جو ہم نے اس کو کیا پبلش. سندھ کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ سندھ میں کریکولم, اسکول کا جو کریکولم ہے اس کے اندر میوزک کی تعلیم دی جائے گی. میوزک اور آرٹس کے لیے جو ہے وہ 1500 کے قریب اور ٹیچرز کو جو ہے وہ ریکروٹ کیا جائے گا جو آرٹس اور میوزک جو ہے وہ سکھائیں گے. تو میوزک کو کریکولم کا حصہ ڈالنا, یہ پاکستان میں جو اتنی پولرائزیشن اس وقت پھیل رہی ہے اور بچے بھی سارا وقت ٹی وی پہ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ چور, ڈاکو, لٹیرے, اس طرح کی باتیں, غدار, کافر, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس ماحول کے اندر ان کو اگر ان کے اسکول میں کریکولم کے اندر اس طرح میوزک سکھایا جائے تو وہ یقیناً اس ٹاکسسٹی سے جو ہے دور رہ سکتے ہیں. اور آرٹس جو ہے اس کو پرزرو کرنا ایک بہت اچھی کاز ہے, اور سندھ حکومت جو ہے وہ یقیناً اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ یہ ایکشن, یہ اسٹیپ انہوں نے لیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آرٹیکلس بھی پریزنٹ کیا آپ کے لیے, اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا پہلا بجٹ جو ہے اس کو پریزنٹ کیا فرائیڈے کو, اور مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر نے بجٹ پریزنٹ کیا. تو پری بجٹ انالیسس ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ کیے بجٹ کے آنے سے پہلے, بجٹ کے آنے کے بعد بھی ہم کچھ پبلش کریں گے. یہ ویڈیو تھوڑی پہلے ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں نہیں لا سکیں گے, لیکن آپ ہماری ویب سائٹ ضرور دیکھیں. یوسف نظر صاحب جو اکانومی پہ لکھتے ہیں ہمارے پاس, یہاں یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں, انہوں نے ہمارے لیے پری بجٹ ایک انالیسس بھی لکھا ہے اور پوسٹ بجٹ بھی ایک لکھیں گے. ابھی جو ہے انہوں نے پری بجٹ انالیسس کے اندر کافی لمبا ان ڈیپتھ پیس جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ٹینیبل اسٹیٹ نہیں بن سکتا اگر ہم ٹیکس ریفارمز نہیں انٹروڈیوس کریں گے. تو ٹیکس ریفارمز کے لیے انہوں نے ایک کیس بنایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ٹیکس کو امپوز کرنا چاہیے, کن لوگوں پہ, کن سیگمنٹس پہ کرنا چاہیے. اور اکثر جو ہے لوگ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جو ایلیٹس ہیں وہ بچ جاتے ہیں ٹیکس سے, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو پاتی. ریفارمز پورے سسٹم کے اندر ٹیکس کلیکٹ کرنے کا سسٹم اس پہ نہیں آتے. تو یہ ایک ان ڈیپتھ پیس ہے, کافی بڑا ہے. ہمارا اسپاٹ لائٹ کا ایک سیکشن ہے جس میں ہم اس طرح کے ان ڈیپتھ پیسز کو جگہ دیتے ہیں. ان میں سے یہ اسپاٹ لائٹ کا ایک پیس ہے جو کہ آپ کو ضرور جو ہے اس کو پڑھیں بھی. اور یوسف نظر صاحب جو ہے ایک اور ہمارے لیے آرٹیکل ہوپ فلی اس کے بعد بجٹ کا جو انالیسس ہے, جو بجٹ اسپیچ ہے, اس کے بارے میں بھی بہت جلد لکھیں گے جو آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ایک اور پیس ہے جو کہ چیئرمین نیب کی تقرری جو ہے وہ ہونے والی ہے, اور اس پہ جسٹس باکر جو ہیں ان کے نام پہ اتفاق ہوا ہے
पार्टीज का जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनका, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है कि उन्होंने ये लिखा है कि इस पे जो है सबीउल हसनैन साहब जो है उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि जो नया चेयरमैन नैब होगा वो नैब की जो एक रेपुटेशन बन गई है कि वो एक विच हंट करने वाला इदारा है, जो पीटीआई की हुकूमत में जिस तरह से नैब को इस्तेमाल किया गया वैसे भी उस पर इल्जाम लगते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी का नाम नहीं है बल्कि विच हंट है, अपने सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए, अपने ओपोनेंट्स को हरास करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए ये इदारा यूज किया जाता है। तो क्या जस्टिस बाकर अगर वो नए चेयरमैन बनते हैं नैब के तो वो क्या इसकी रेपुटेशन बहाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये एनालाइज किया है उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर। और जस्टिस बाकर की उन्होंने वर्डिक्स का भी हवाला दिया। अभी अंटिल रिसेंटली वो हमारे जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो काफी एक आइडिया हो जाता है कि जो जजमेंट्स किस तरह की आती हैं उनकी तरफ से, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इम्पार्शियल होना चाहिए, इसके वो काफी बड़े एडवोकेट थे, अपनी जजमेंट से वो काफी इस बात का इजहार करते थे। तो वो उन्होंने इस आर्टिकल में ये एनालाइज किया कि वो किस तरह के चेयरमैन साबित होंगे नैब के लिए। आगे चलते हैं, एक और पीस जो है वो इमरान खान साहब की जो ये नैरेटिव है कि वो मीर जाफर और मीर सादिक वाली जो जबान इस्तेमाल करते हैं और हर किसी को गद्दार करार देते हैं, उसके बारे में जो है वो लिखा है कि बैरिस्टर वली आजम ने, और उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया है बेसिकली कि ये कोई इमरान खान अकेले नहीं है जो इस तरह करते हैं। इससे पहले जो है पाकिस्तान में जो हमारे फॉर्मर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो थे उन्होंने भी अपनी सियासी कुव्वत का जो है वो उसको बढ़ाने के लिए, अपने मकासद सियासी मकासद हासिल करने के लिए इसी तरह की जो है मेथड एम्प्लॉय किया था। और उन्होंने भी जो है जो उनके स्टेप्स थे 1950s के अंदर, उनके स्टेप्स की वजह से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा हुआ, जैसे कि इमरान खान की स्टेप्स की वजह से अप्रैल के अंदर हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में क्राइसिस पैदा हो गया जब नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट किया गया, उसके बाद असेंबली तोड़ दी गई, वो सारा कुछ। तो ये उन्होंने हिस्ट्री का हवाला देते हुए ये एक फीचर किया है बैरिस्टर वली आजम ने, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ना चाहिए। उससे आगे चलते हैं, आपको पता है कि आमिर लियाकत साहब जो हैं उनकी वफात हुई कुछ दिन पहले, और बहुत ही एक वो कंट्रोवर्शियल फिगर भी थे, और अब हम ज्यादा तो उनके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। आमिर लियाकत की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई। अब से कुछ दिन पहले, कुछ अर्से पहले ही उन्होंने जो है वो उनकी जो तीसरी शादी थी उस पर ये कहा गया कि उनकी जो तीसरी बीवी है वो अंडर एज है। इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि वो उन्होंने एक अंडर एज लड़की बच्ची से शादी कर ली। उसके अलावा भी उनके बहुत सारे इस तरह की कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोज भी आती है। तो ये जो काफी बड़ा एक ओबिचुरी सी है, इसके अंदर हमने ये हमारी TFT स्पेशल है जो कि हमने TFT की तरफ से आपके सामने अपना जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर उनके वो प्रेजेंट किया है कि वो द राइज एंड फॉल ऑफ आमिर लियाकत, कि वो आमिर लियाकत जो है उनमें बहुत सारी खामियां भी थी, लेकिन वो खामियां उनमें सिर्फ ये शादियों वाला मामला नहीं बल्कि वो अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत भी उकसाते थे, जिनकी वजह से लोग भी कत्ल कर दिए गए उनकी। उसके बाद जो लोग उनको इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहे थे कि आपकी हेट स्पीच की वजह से हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी ब्लॉगर्स जो थे, जो प्रोग्रेसिव ब्लॉगर्स थे, उनके खिलाफ भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस बहुत ज्यादा की, उनको गद्दार करार दिया, उनके ऊपर झूठे तौहीन मजहब के इल्जामात लगाए। फिर बाद में कोर्ट्स ने उनको तौहीन मजहब से उन ब्लॉगर्स को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया था। वो झूठी बातें रॉ के एजेंट बना देते थे जब वो बोल टीवी के ऊपर अपेयर होते थे। तो ये सारी बातें आमिर लियाकत ने जो है वो की। कुछ लोग कहते हैं कि अब वो मर गए, जो है वो उनकी वफात होगी तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई पब्लिक फिगर मरता है तो बिल्कुल हम रिस्पेक्टफुली ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली अगर आप उनकी लेगेसी के बारे में कमेंट करें तो मेरे ख्याल से उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इमरान खान आमिर लियाकत का राइज एंड फॉल जो हुआ, और वो किस तरह से पहले टीवी के एक स्टार बने हुए थे और फिर वो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया जब कोई भी चैनल लेने के लिए तैयार नहीं था रमजान ट्रांसमिशन में, फिर उनकी वीडियोज आना शुरू हुई, तो वो किस तरह हुआ उसको हमने एनालाइज इस पीस के अंदर किया है। और हाँ जो है अपने फीडबैक भी हमें आगाह कर सकते हैं, उससे हमारी ईमेल्स वगैरह कहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है वो सब हमारी वेबसाइट के ऊपर thefridaytimes.com के ऊपर मौजूद है। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।